हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी तथा और जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम लोग लगभग 50-50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो कर रहे हैं, क्योंकि हमें 10,000 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के अलावा कंप्लीट करने हैं, ताकि टाइम आपका ज़्यादा लॉस ना हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए 50-50 क्वेश्चन की क्विज हम लोग बना रहे हैं। तो ये की चौथी सीरीज़ है। इस पर आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तो उस स्थिति को निम्नलिखित में किस नाम से जानते हैं? क्या क्वेश्चन कहता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर स्थित हो, ये आपका सन हो गया, ये आपका मून हो गया और ये आपकी अर्थ हो गई, है ना। यानी एक ही स्थिति की तरफ है, पृथ्वी के एक ही तरफ स्थित है। यानी कौन सी स्थिति बन रही है? ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही है ना। जब सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही है तो इसे हम बोलते हैं युति, यानी कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मिलाने के लिए इसने बोला गया है। यहाँ पर आपको मिलाना है कौन सा से सही बैठता है। ठीक है, देखिए सूर्य और चंद्रमा के समकोण की स्थिति, जब देखिए हमने बताया था, जब आपका ये आपका सन है, ठीक है, और ये आपका अर्थ हो गई और मून हो गई है। जब क्या होता है, समकोण की स्थिति बनती है, या फिर मून यहाँ हो या फिर यहाँ हो, समकोण की जब स्थिति बनती है तो लघु ज्वर आता है। यानी ए का क्या हो गया, ए का हो जाएगा आपका लघु ज्वर, यानी ए का लघु ज्वर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर ए का टू है तो ए का टू, देखिए यहाँ पर पहले ही ऑप्शन पे मिला हुआ है कि ए का टू है, तो बी का क्या हो जाएगा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो दीर्घ ज्वर आते हैं। ये भी सीधी सी बात हो गई, ये सब हमें पता है ना। और चंद्रमा पृथ्वी के समीप होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, उपभू बोलते हैं, यानी पेरेजी। और जब दूर होती है तो अपभू बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मानिए एक नंबर का पक्का हो गया आपका, और एक क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही, बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, ग्रहण के दौरान, देखिए जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो जो छाया होती है, छाया दो प्रकार से होती है, एक हल्की छाया पड़ती है, एक गहरी छाया पड़ती है। तो वहाँ पूछा जा रहा है, ग्रहण के दौरान, ठीक है, जब कोई ग्रहण लगता है तो पड़ने वाली जो छाया होती है, पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग, एक हल्का भाग होता है, एक काला भाग होता है। तो कहता है काला भाग क्या कहलाता है? तो जो काला भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्रच्छाया कहलाता है, प्रच्छाया कहलाता है। ठीक है, और जो हल्का भाग होता है उसे हम बोलते हैं उपछाया। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, सौर कलंक, सौर कलंक जो है वो क्या है? एक प्रकार से देखा जाए तो जो सौर कलंक है, हम पता है जो सौर का सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है, लगभग 1500 सेंटीग्रेड यहाँ पर मिलता है। और सौर कलंक का जो कार्यकाल होता है, मतलब जीवन काल होता है, औसतन 11 वर्ष का होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, सूर्य की सतह पर काले काले धब्बे होते हैं। ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम, मतलब वेव वेव सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। जैसे आपका तरंग की जो चीज़ें चलती हैं, जैसे आपका टीवी है ना, मोबाइल फ़ोन, उन सबको इफेक्ट करते हैं ये चीज़। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? यहाँ पर चंद्र दिवस की अवधि पूछी जा रही है। तो चंद्र दिवस की जो अवधि होती है 24 घंटा 52 मिनट की होती है। ये आपको याद रखना होगा। एक चंद्र के दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा 52 मिनट, मतलब कि पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है चंद्र दिवस का समय? 24 घंटा 52 मिनट का। इसलिए आप देखते होंगे जो 52 मिनट होता है, चंद्रमा हमेशा लेट होता रहता है। ठीक है, और पृथ्वी पर 52 मिनट के बाद ही ज्वर अगला आता है। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन में कितना समय लगता है? देखिए हमने बात की थी अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए अक्षांश देशांतर क्या होते हैं। आपको पता होगा कि ये पृथ्वी है ना। जो लेटिव रेखाएं होती हैं ये लेटीट्यूड होती हैं, और जो ऊपर से आती हैं यानी उत्तर दक्षिण की तरफ आती हैं ये होती हैं लॉन्गिट्यूड। यानी आपके क्या होती हैं, लेटिव रेखा आपके अक्षांश होती हैं, और लंबी जो रेखा होती हैं वो आपकी देशांतर होती हैं। यहाँ पूछ रहा है कि पृथ्वी के एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? जब पृथ्वी एक देशांतर घूमती है तो 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। और जब 15 देशांतर घूमती है तो पूरा 1 घंटा बन जाता है। ठीक, जब टाइम निकालते हैं तब हमें यहाँ पर वो जानकारी होनी जरूर चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है, सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती हैं। अब आपको यहाँ पर पता करना है सभी देशांतर वृहद वृत्त हैं या नहीं हैं। देखिए देशांतर क्या होते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रेखाएं खिंची हुई होती हैं वो क्या होती हैं, वो देशांतर होती हैं। तो ये पृथ्वी पर वृहद वृत्त होते हैं, बिल्कुल सही है ना, कोई भी वृत्त छोटा नहीं होता है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। बी में आते हैं,
वृहद वृत्त ग्लोब को 2 भाग में डिवाइड करता है। हाँ, तो देखिए पूरा एक वृहद वृत्त जो होता है, पूरा जो सर्किल होता है, ये पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड करता है। बिल्कुल दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सभी अक्षांश रेखाएं किस प्रक्षेप मानक अक्षांश रेखाएं होती हैं? बेलनाकार सम क्षेत्र प्रक्षेप, मर्केप्टर प्रक्षेप, मॉलवीड प्रक्षेप, सिक्वेंसल प्रक्षेप। देखो, जो प्रक्षेप होते हैं, अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखाएं, सब बराबर होती हैं किसमें? सिक्वेंसल प्रक्षेप में। इसमें हमारी जो सिक्वेंसल प्रक्षेप होता है, इसमें अक्षांश रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं जो होती हैं, ये सब क्या होती हैं? इसमें सब आपको बराबर दिखाया जाता है। मतलब कि जितनी मानक अक्षांश रेखाएं होंगी आपको, वहाँ पर वे सभी इसमें क्या होंगी? समान दिखाई जाती हैं। अक्षांश रेखाएं सभी समान होंगी, एक जैसी होंगी। जबकि रियलिटी में क्या होता है? अक्षांश रेखाएं जो होती हैं यहाँ पर, ये नॉर्थ तक जाने में और साउथ तक जाने में इनकी इनकी जो दूरी होती है वो कम होती जाती है ना, जो वृत्त होता है कम हो जाता है। लेकिन जो सिक्वेंसर प्रक्षेप होता है, यहाँ पर इनकी जो संख्या होती है वो तो संख्या वही रहती है, और जो लंबाई होती है वो इनकी बिल्कुल सेम मानी जाती है। ठीक है, तो ये सिक्वेंसर प्रक्षेप में मानी जाती है। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, सभी देशांतर बृहद वृत्त हैं और ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो हमें ये पिछला ही क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और उनकी व्याख्या भी करता है ना, रिपीट हो गया ये सदी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा बृहद वृत्त है? देखिए पृथ्वी हमारी ये है, पृथ्वी पर बृहद वृत्त पूछा गया है। ये जो वृत्त खींचते हैं 0 डिग्री, ये हमारी होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या फिर इक्वेटर बोलते हैं इसे, या फिर इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त होता है, तो आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा होगा। 23.5 नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 साउथ को क्या बोलते हैं हम? मकर रेखा। ठीक है, बाकी सब गलत होंगे, भूमध्य रेखा सबसे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस रेखा को वृहद वृत्त के नाम से अभिकृत किया गया है? अभी जस्ट हमने अभी आपको बताया कि कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा ही होती है। इसका आंसर बिल्कुल ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रधान यामोत्तर किसे कहते हैं? यानी जहां से हम पूरे विश्व का समय निर्धारण करते हैं। क्या? समय, ना कि तिथि। समय निर्धारण करते हैं, वो रेखा हमारी कहलाती है प्रधान यामोत्तर कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर का ना तो पश्चिम होता है ना ही पूर्व होता है, यानी ना तो ईस्ट होता है और ना ही वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मध्य की रेखा होती है। और 0 देशांतर के जस्ट विपरीत में कौन सी पाई जाती है? 180 देशांतर पाई जाती है। इसलिए 180 का भी ना तो ईस्ट होता है और ना ही वेस्ट होता है। तो वो 0 डिग्री से हम क्या निकालते हैं? समय निकालते हैं। और 180 से हम क्या निकालते हैं? इससे हम निकालते हैं तिथि। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, जिसे हम जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिटाइम टाइम। इसे हम यूटीसी भी बोलते हैं, यूटीसी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे जीएमटी भी बोलते हैं। ये कई सारे नाम हैं इनके, प्रधान यामोत्तर भी नाम है। ठीक है, तो नाम याद रखिए कि बहुत सारे इनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अधिकांश देश अपना समय सुनिश्चित करते हैं देश की देशांतर रेखा से, देश की अक्षांश रेखा से, देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से, उपरोक्त से सभी से। तो देखिए जो देश के लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक देश है, ये आपका देश है। अब कोई रेखा यहाँ से निकल रही, 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 कोई भी कोई बीच से निकल रही है। तो यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम बराबर रखने के लिए ये लोग बीच का अपनाते हैं, है ना। बीच, जैसे भारत ने क्या किया है? भारत ने भी 82.5 अपनाया है। क्यों? क्योंकि ये रेखा बिल्कुल भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसलिए देश की मध्यवर्ती रेखा को हम क्या करते हैं? अपना देश का मानक समय चुनते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 180 देशांतर रेखा है। 180 देशांतर रेखा क्या है? अभी हमने बताया था आपको कि 180 देशांतर जो रेखा है, इससे आर पार क्या होती है? तिथि बदल जाती है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए 180 जो होती है, अगर इस तरफ जापान है, इस तरफ मान लीजिए जापान की स्थिति है ना, इस तरफ यूएसए की स्थिति है। अब क्या होता है? सूरज यहाँ से हम उगा हुआ मानते हैं, जापान को सूर्योदय से बोलते हैं। अगर यहाँ पर 1 जनवरी की स्टार्टिंग हो गई है, 1 जनवरी की स्टार्टिंग हो गई है, तो यहाँ पर 31 दिसंबर चल रहा होगा। यहाँ पर 1 जनवरी की सुबह होगी तो यहाँ पर 31 जनवरी की सुबह होती है। यानी लगभग 24 घंटे का हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। तो ये एक काल्पनिक रेखा जो शून्य अच्छा अंश देशांतर से गुजरती है, ये गलत है बिल्कुल स्टेटमेंट। एक काल्पनिक रेखा जो भूमंडल को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ये भी गलत है।
एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जहाँ से ऊंचाई तथा गहराई का मापन किया था, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का सर्वप्रथम उपयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया? तो देखिए, मानचित्र में के रचना में अक्षांश और देशांतर का जो उपयोग किया सबसे पहले यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, यूनानियों ने किया था। मानचित्र में अक्षांश और देशांतर का उपयोग सबसे पहले यूनानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है, तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक दूर संवेग वन उन्मूलन का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होगा? मतलब जहाँ पर वन उन्मूलन कर दिया गया है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, हम प्रयोग करते हैं रंगीन इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड तरंगे वे तरंगे होती हैं जो दीवार को आर पार नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड तरंगे वे तरंगे होती हैं। अब देखिए, तो रंगीन इंफ्रारेड का हम प्रयोग करते हैं जहाँ पर वन उन्मूलन का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब वहाँ पर वन उन्मूलन हो रहा है, वहाँ पर हम रंगीन इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र किसके लिए उपयुक्त होता है? देखिए, लॉरेंज वक्र आपने सुना होगा कि गरीबी मापन के लिए प्रयोग किया जाता है ना। और ये क्या होता है? ये आय का संकेंद्रण होता है, मतलब इससे हम आय का सापेक्षिक आय को मापते हैं, तभी हम गरीबी अमीरी का पता लगा पाते हैं। तो विकसित एवं विकासशील देशों के बीच निर्धनता को, ये गलत है इसका। जीडीपी की प्रति व्यक्ति आय नहीं निकालता है ये। 45 डिग्री रेखा के सापेक्ष आय के संकेंद्रण, ये आय का प्रमुख आय का संकेंद्रण होता है लॉरेंज वक्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन मत होइएगा। लॉरेंज वक्र कई बार पूछा गया है कि लॉरेंज वक्र का संबंध किससे होता है, तो आय संकेंद्रण से होता है। ठीक है, तो सी आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सूची प्रथम को सूची सेकंड से मिलाइए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सूची फर्स्ट में आपको दिए गए हैं, प्रमापन तकनीकी दी गई है और दूसरे में प्रतिपादक दिए गए हैं। तो देखिए, हम मिलाते हैं। अगर सामाजिक और मापन देखें तो ये बोगार्डिस का है। किसका है? बोगार्डिस का है। अगर हम बात करें, देखिए अब पहले का हमें पता है कि दूसरा है। अगर आपको एक ही पता है तो देखिए यहाँ पर बी आ रहा है ऑप्शन, पहले का दूसरा, और कहीं नहीं दिया गया, मतलब सब ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कम से कम आपको एक दो जरूर लर्न रहे। सामाजिक और अंतर्मापक किसका है? बोगार्डिस का है। स्केलोग्राम किसका है? ये आपका गॉटमैन का है। अंतर्मापक जो है आपका, ये आपका लिंकर्ट का है। और संकलित दर मापक ये थर्स्टन का है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है 2018 के एग्जाम पे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रतिमानों तकनीकी जो दी गई हैं, प्रतिगमन तकनीकी का कौन सा एक क्रम संभव प्रतिचयन का भाग है? देखिए, यहाँ पर आपका जो भौगोलिक संदर्भ प्रणाली है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय या सैटेलाइट को जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो इसका क्रम जो होता है दैव स्तरीकृत और फिर क्रमबद्ध और गुच्छित, ये एक प्रतिगमन तकनीकी का एक भाग होता है। ठीक है, ये संभावित क्रम होता है इनका, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, दैव स्तरीकृत फिर क्रमबद्ध फिर आपका गुच्छित, ये क्रम होता है इसका। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी में आ चुका है 2018 में, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संख्या में 6, 4, 8, 2, 12 और 10, 15 का माध्यिका क्या होगी? देखिए, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका बीच का अंक होता है। जैसे अगर हम इसको लिख लें क्रम रूप में 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 15, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ड बचे, यहाँ पर 3 वर्ड बचे, तो जो बीच का संख्या निकल के आती है वो हमारी माध्यिका होती है। ठीक है, तो इसमें 8 क्या होगी? 8 हमारी माध्यिका होगी। ठीक है, अगर हम ऐसे करना चाहें, क्या नाम है, जैसे आपकी कितनी संख्या है? 4, 4, 3, 7 अंक हैं, तो 7 + 1 हम करते हैं, बटे 2 करते हैं, आता है 8 बटे 2, यानी चौथी संख्या क्या होती है? माध्यिका होती है, यानी 8 हमारा माध्यिका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से किस मानचित्र विधि का सामान्य उपयोग जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेड हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं डॉट विधि का, यानी बिंदु विधि का प्रयोग करते हैं जनसंख्या घनत्व को दर्शाने के लिए। तो याद रखिए, जनसंख्या घनत्व दर्शाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो बिंदु विधि यानी डॉट विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पद्धतियों में किस से अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है?
तो किस विधि में करते हैं? हम समान रेखाओं में हम अंतर्वेशन विधियों का उपयोग करते हैं। कौन सी? सममान रेखाओं में। देखिए क्या होता है, समान रेखाओं में हम इनका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि प्रतीक जो विधि होती है में हम प्रतीक चिन्हों की सहायता से हम प्रयोग करते हैं। अगर हम प्रतीकी वाली में बात करें तो इसमें हम वर्ण चिन्हों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं वर्ण प्रतीकों की सहायता से हम आकृति और आकार जो होना लगभग उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए, इसलिए हम वर्ण प्रतीकी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1/3000 1/3000 पर बने मानचित्र को 3 गुना कर दिया जाए तो विस्तारित मानचित्र मापनी क्या होगी? देखिए क्या होगा, अगर हम इस मानचित्र को बड़ा करना है तो सीधी सी बात है गुणा करेंगे, और 3 गुना करना है 3 गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 1/1000 आ जाएगा। यानी ये जो नक्शा है ये इससे छोटा हो गया, ये वाला नक्शा क्या होगा? बड़ा होगा, 3 गुना बड़ा हो गया, ठीक है। अगर हमें इससे क्या करना होता, 3 गुना छोटा करना होता, तो क्या करते हैं हम? 1/3000 नीचे मल्टीप्लाई करते 3 का, तो 1/9000 हो जाता, ठीक है। तो छोटा कर हो जाता, तो हमें बड़ा करना था तो बड़ा हो गया, तो यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या थीमेटिक मानचित्र नहीं है? तो देखिए थीमेटिक मानचित्र का नहीं है, कहता है निम्न में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र नहीं है। यानी थीमेटिक मानचित्र में हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं? जनसंख्या घनत्व को दर्शाने के लिए करते हैं, खनिजों का वितरण दर्शाने के लिए करते हैं, जूट उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाने के लिए करते हैं, मापक यानी 1.5 इतना मापक का धरातल पत्रक जो है ये हम नहीं बनाते। यानी डी आंसर से क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, डी का हम थीमेटिक मानचित्र का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आवृत्ति विवरण दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? देखिए आवृत्ति विवरण को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है आपका आयत चित्र, ठीक है। आयत चित्र सबके लिए सबसे उपयुक्त होता है आवृत्ति विवरण को दर्शाने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में माध्यिका कौन सा होती है? देखिए माध्यिका भी हमने चर्चा की थी ना, माध्यिका में निकाली थी, तो क्या होती है? माध्यिका वह हिस्सा होता है जो पूरे पार्ट को 2 पार्ट में बांटता है ना, वही होती है हमारी माध्यिका। तो अब यहाँ पर देखते हैं सारणी में ऐसा अंक जिसके आसपास अन्य संपर्क केंद्रित हो, नहीं, तो गलत हो गया ये। अंकों के योग को उनकी संख्या के विभाजित करने पर प्राप्त अंक, नहीं। श्रेणी के अधिकतम आवृत्ति में पाया जाने वाला क्षेत्र, ये भी नहीं। श्रेणी सारणी को 2 बराबर भागों में हिस्सों में बांटने वाला मध्य का अंक, ये होता है हमारा माध्यिका, ठीक है। अभी हमने देखा था ना कि जब हमने 2, 8, 4, 12 लिखा था तो वहाँ पर माध्यिका में निकाली थी, तो वहाँ पर ऐसा ही किया गया था हमने। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित 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 संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो ये स्थित है आपका IIPS मुंबई में, ठीक है। याद रखिएगा ये थोड़ा, पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र IIPS मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन केंद्रीय स्थान सिद्धांत की प्रभाव सीमा चित्रांकित करता है? तो कौन करता है? वह बिंदु जहां पर उपभोक्ता अवमगन न्यूनतम है, नहीं। वह दूरी जो उपभोक्ता सेवा के लिए तय करेगा, ये भी नहीं। सेवा का समर्थन करने के लिए लोगों की आवश्यकता का संख्या, अभी देखते हैं। सेवा केंद्र का आर्थिक आधार, ये भी नहीं। तो क्या होगा? सेवा का समर्थन करने के लिए लोगों को आवश्यक संख्या, ये प्रदर्शित करता है किसको? केंद्रीय स्थान सिद्धांत की प्रभाव सीमा को चित्रांकित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है मिलाने के लिए दिया गया है, और मिलाने वाले ना बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको 1 या 2 होते हैं तो कभी कभी पूरे सही हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। तो मिलाने वाले क्वेश्चनों को अच्छे से क्लियर करिए, कम से कम 1-2 अगर आपको आ जाए तो फिर अच्छे से वो हो जाता है। अब देखिए जैसे हम बात करें कोरोक्रोमेटिक 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 का हम यूज़ कहाँ करते हैं? एन रंग के माध्यम के क्षेत्रीय विवरण को दर्शाने के लिए ये कोरोक्रोमेटिक का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं ए का सी कहीं दिया गया है, ए का सी मतलब ए का दूसरा दिया गया है।
हाँ तो देखिए एक दूसरा कहाँ पर दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत हैं। देखिए बाकी सब क्या है यहाँ पर गलत हैं। वर्ण प्रतीक का हम यूज कहाँ करेंगे, संकेत के माध्यम से क्षेत्रीय उन्नति दर्शाने के लिए। वर्ण मात्री का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, शेडो के माध्यम से विवरण में क्षेत्रीय अंतर दिखाने के लिए। और समान रेखाओं का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, समान मूल्य वाले के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को दर्शाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये पिक आ चुका है, रिपीटेड भी कई बार हो चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित 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 में से कहता है कौन सा संगठन भारत के रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के लिए पश्चात उस पर कार्य करता है। देखिए जो ये सेंटर है ये काम करता है आपका NRSC, ये जो है आपका ये सेंटर इसको प्रोसेस करता है NRSC। भारत का रिमोट सेंसिंग डाटा जब प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने के बाद उसको जो प्रोसेस करने का काम करता है वो यही करता है, ठीक है, NRSC। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य के बढ़ने क्रम में विभिन्न EM और स्पेक्ट्रम के बैंड का सही क्रम क्या है। देखिए हमने ये आपको कई बार बताया है, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है ना। तो देखिए हमने ये बताया है कि जो सूर्य से किरणें आती हैं, कई प्रकार की किरणें आती हैं, जैसे आपकी कौन कौन सी आती हैं, गामा आती हैं, पराबैंगनी आती हैं, गामा के बाद आपकी आती हैं एक्स किरणें। रुकिए, गामा के बाद आपकी आती हैं एक्स किरणें, एक्स के बाद फिर पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी के बाद फिर दृश्य किरणें आती हैं। दृश्य में हमें पता है 7 कलर होते हैं, जिसे हम बैनी एपिनाला या विबग्योर के नाम जानते हैं, ठीक है, विबग्योर से नाम जानते हैं। इसके बाद लघु मतलब आपकी इंफ्रारेड तरंगें आती हैं, इंफ्रारेड, ठीक है। इसके बाद लघु तरंग आती है, फिर इसके बाद फिर आपकी दीर्घ तरंग आती है, ठीक है, जिसे हम रेडियो तरंग बोलते हैं। तो कहता है क्रम से लगाना है। अब यहाँ पर देखिए गामा नहीं दिया गया, एक्स नहीं दिया गया, पराबैंगनी दिया गया है। क्या दिया गया है, पराबैंगनी दिया गया है। तो पराबैंगनी हमें 2 में मिल रहा है, यानी 2 ऑप्शन हमारे बिल्कुल गलत हो गए। पराबैंगनी के बाद फिर आपका दृश्य प्रकाश आता है। अब दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर, वायलेट, है ना, फिर इंडिका, इंडिका मतलब नीला कलर का। तो देखिए नीला मिल गया ना। अब सीधी सी बात है, कहीं नहीं मिल रहा तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। तो सी आंसर बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो ये जो क्रम दिया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इससे हम आपको लगभग 5-6 क्वेश्चन अभी तक करवा चुके हैं। इसका मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कथन कारण वाला है। कथन कारण वाला क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। हाँ तो पहला कहता है रडार को सक्रिय संवेदन सेंसर के रूप में माना जाता है। रडार को सक्रिय संवेदन के रूप में माना जाता है, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, पता लगाते हैं कौन सी वस्तु कहाँ पर स्थित है। ये संवेदक रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हुए वस्तुओं की रेंज का पता लगाता है। सीधी सी बात है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग, ये होता है रडार का फुल फॉर्म। सीधी सी बात है, रेडियो तरंगों का ही उपयोग करता है रडार, ठीक है। तो ए और दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन कहता है आमतौर पर जो नक्शे होते हैं, देखिए नक्शे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे उन नक्शों की। कह रहे हैं आमतौर पर नक्शे के ऊपर एक तरफ उत्तर दिशा दिखाई जाती है, इसका संबंध किससे होता है। देखिए इसका संबंध, इस बात है याद रखिएगा, ऊपर उत्तरी ध्रुव है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। इसका जो रीज़न होता है वो राजनैतिक कारण होता है। उत्तर में क्षेत्र स्थल दे सकते, ये भी कुछ नहीं, खगोलीय कारण ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो मानते हैं, तो पॉलिटिकल रीज़न है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप ईस्ट है, हम चलो इधर ईस्ट ना मान इधर ईस्ट मान लें, तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं। अब गेंद में कहीं पर भी कोई भी दिशा एक फिक्स नहीं हो सकती, कहीं पर भी ईस्ट हो सकता है, कहीं पर भी वेस्ट हो सकता है। तो ये सब आपके पॉलिटिकल रीज़न है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं कितनी ऊंचाई पर फिक्स किए जाते हैं। तो देखिए भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। मतलब कि इनकी जो ऊंचाई होती है 35,786, पर लिखते हैं 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थापित किए जाते हैं। तो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो 36,000 किलोमीटर ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ऐसा ऑप्शन कभी मिलता नहीं, लेकिन ऊंचाई इतनी ही होती है। तो याद रखिएगा जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, भू स्थिर उपग्रह वे होते हैं जो पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं और हमें स्थिर प्रतीत होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है।
आप इस ट्रेन में बैठे हुए हैं और चल ये भी ट्रेन रही है और चल ये भी ट्रेन रही है, तो आपको लगेगा ना हमारी ट्रेन चल रही है ना ये ट्रेन चल रही है, या फिर आपको ये लगेगा कि हमारी ट्रेन चल रही है ये भी ट्रेन चल रही है। तो इसलिए ऐसी जब स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे हम बोलते हैं भू स्थिर, ठीक है। तो भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं, पृथ्वी के साथ साथ अपनी कक्षा में चलते ही रहते हैं और हमें लगता है कि ये स्थिर है, हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो ये भी घूमते रहते हैं साथ साथ में, इसीलिए हमें स्थिर दिखाई देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, आकाश नीला दिखाई देने का कारण सबसे प्रमुख प्रकीर्णन कौन सा होता है? तो देखिए आकाश जो रंग दिखाई देता है नीला, वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, मतलब प्रकाश जो आता है समुद्र से टकराता है और नीले रंग का प्रकीर्णन करता है और फैलाव के कारण आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है। तो ये होता है रैले प्रकीर्णन के कारण। साइंटिस्ट जो रैले थे उन्हीं के नाम पर रखा गया, उन्हीं ने इसकी खोज की थी। रैले प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है आकाश का रंग नीला। और वैसे हम आकाश देखें, बिना बादलों का आकाश देखें तो कैसा होगा, काला होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है, समान यात्रा समय लगने वाले स्थान को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आइसोक्रोन बोलते हैं। समान यात्रा समय लगने वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा, जो काल्पनिक रेखा होती है, उसे हम बोलते हैं आइसोक्रोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा मानचित्र मैप प्रोजेक्शन को अंडाकार होलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा जो मैप प्रोजेक्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाकार होमो होमोलोग्राफिक भी बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं माल वीड प्रक्षेप को हम क्या बोलते हैं, अंडाकार अंडाकार होमोग्राफिक प्रक्षेप भी बोलते हैं। ठीक है। जो मालवीय प्रक्षेप होता है ये एक समप्रक्षेप होता है जो दीर्घवृत्तीय सीमा के द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा? दीर्घवृत्त, मतलब इसमें आपका दीर्घवृत्त का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसमें जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ना, सीधी होती हैं, समांतर रेखाओं के रूप में होती हैं। मतलब इसमें अगर आप देखेंगे जो अक्षांश होंगी आपको, ये आपको बिल्कुल समांतर होती हैं। सब कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। किसकी? मालवीय प्रक्षेप की प्रमुख विशेषता है ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, वितरण मानचित्र में कौन सी एक मात्रात्मक विधि नहीं है? वितरण मानचित्र में कौन सी एक मात्रात्मक विधि नहीं है? देखिए, जो विधियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं आपकी। एक होती है आपकी अमात्रक विधि, अमात्रात्मक विधि होती है। एक आपकी होती है मात्रात्मक विधि। ठीक है। दो प्रकार की होती है। तो कहता है इसमें मात्रात्मक विधि पूछी गई है। ठीक है। तो ये मात्रात्मक विधि में आपकी आती है वर्णमात्री और आपकी समान रेखा विधि। वर्णमात्री और समान रेखा विधि। तो जैसे हम देखेंगे कि आइसो जो प्लेथ विधि होती है, आइसो प्लेथ विधि ये आपकी इसी में आएगी, किसमें? मात्रात्मक में आएगी। और इसमें कौन कौन सी आती हैं आपकी? इसमें आपकी आई जाएगी वर्णमापी और आपकी समान रेखा विधि। समान रेखा विधि को हम आइसोप्लेथ विधि भी बोलते हैं। अब अमात्रक विधि की हम बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाता है रंगा रेख विधि। कौन कौन सी आएगी? रंगा रेख विधि आएगी। ठीक, रंगा रेख विधि आएगी। वर्ण प्रतीकी विधि आएगी। कौन सी? वर्ण प्रतीकी विधि, जिसमें हम वर्णों का प्रयोग करते थे। ठीक, वर्ण प्रतीकी विधि आएगी। और आपकी आएगी चित्रीय विधि। ठीक है, चित्रीय विधि आएगी। और समान रेखा विधि आती है। ठीक है, समान समान छाया विधि आती है इसमें। ठीक है, छाया विधि आती है। तो ये रेखा होती है आपकी अमात्रक, और मात्रात्मक में आपकी आइसोप्लेथ विधि आती है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित दूर संवेदी सेंसरों निम्नलिखित दूर संवेदी सेंसरों में कौन सा वनस्पति आच्छादन में भेदन करता है? देखिए, ऑप्टिकल सेंसर जो होता है ये वनस्पति आच्छादन में भेदन कर सकता है। कौन? ऑप्टिकल सेंसर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाएं को निम्नलिखित में किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल जो पत्र होते हैं उसमें समोच्च रेखाओं को लाल रंग से, किससे? लाल रंग से प्रदर्शित करते हैं, यानी लाल। ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा है। ठीक है, भारत का ही क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिका चीन का नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का मौसम मानचित्र जो है वो किस प्रक्षेप पर बना हुआ है? बोन प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, या फिर मालवीय प्रक्षेप? देखिएगा, भारत का जो मौसम मानचित्र होता है
वो बॉन्ड प्रक्षेप पर बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन सारे आ चुके हैं, बस आपको ये बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कहता है मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल आदि एक साथ दर्शाए जाते हैं। कहता है किस ग्राफ पर मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल आदि को एक साथ दर्शाया जाता है। तो एक साथ जो दर्शाया जाता है, ये दर्शाया जाता है आपका इर्गोग्राफ में। किसमें? इर्गोग्राफ में, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए, जो हीदर ग्राफ होता है, जो हीदर ग्राफ होता है, हीदर ग्राफ में भी हम दर्शाते हैं, लेकिन हीदर ग्राफ में हम तापमान और वर्षा का संबंध दर्शाते हैं। किसका? तापमान और प्लस वर्षा, ये दर्शाते हैं हम किसमें? हीदर ग्राफ में। जो हीदर ग्राफ होता है, इसकी जो खोज की थी, इसकी ग्रिफिथ टेलर ने की थी। किसने? टेलर महोदय ने की थी। और जो क्लाइमोग्राफ होता है, क्लाइमोग्राफ में हम क्या दर्शाते हैं? दो अक्ष होते हैं आपका, एक एक्स अक्ष होता है, एक आपका वाई अक्ष होता है। जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष में हम दिखाते हैं रेनफॉल यानी वर्षा को हम दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वाई अक्ष होता है, वहाँ पर हम तापमान को दर्शाते हैं। किसको? तापमान को। तो क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ में बस इतना सा अंतर होता है कि ये अक्ष पर डिपेंड होता है और ये अक्ष पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें डिपेंड होती है, और एक्स वाई अक्ष के जरिए ही हम किसकी लोकेशन को दर्शाते हैं। ठीक है, क्लाइमोग्राफ में। बैंड ग्राफ में हम बैंड का यूज़ करते हैं, यानी जैसे आपने देखा होगा ऐसे 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 ऐसी जो तरंगें निकलती हैं, इन्हें बैंड ग्राफ हम बोलते हैं। इनका यूज़ करते हैं हम किसमें? बैंड ग्राफ पे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है एर्गोग्राफ है। ठीक है, इसमें हम मौसमी दशाएं और शुद्ध क्षेत्रफल को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जो आलेख कई रेखाओं द्वारा योग और उसके भाग को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं पॉलीग्राफ। क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ। ठीक है, हमने जैसे हम हीदर ग्राफ की बात करें, तो हीदर ग्राफ में हमने बताया हमने आपको कि तापमान और वर्षा का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, और जिसमें हम कई आलेख के द्वारा रेखाओं का योग और उसके भाग को दर्शाते हैं, वो हम दर्शाते हैं पॉलीग्राफ में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, आइसो बार वायुदाब संबंधित बिल्कुल सही, आइसो हाइट वर्षा संबंधित है, समान वर्षा वाले क्षेत्र से। आइसो हेलेन ये बर्फ वर्षा संबंधित नहीं है। आइसो बात समान गहराई संबंधित बिल्कुल सही है। तो जो आइसो हेलेन होता है ना, ये होता है खारे पानी संबंध, जहाँ पर समान खारापन होता है, समान खारापन होता है, वहाँ पर ये दिखाया जाता है। ठीक है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है इर्गोग्राफ के प्रणेता कौन थे? तो जो इर्गोग्राफ की खोज की थी, वो की थी ए गाइडीज ने। किसने? ए गाइडीज ने। ए गाइडीज ने इर्गोग्राफ की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कहता है आइसोपो आईपीसोमीटर जो होता है, आईपीसोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? देखिए, आईपीसो जो मीटर होता है, इसका हम यूज़ करते हैं दूरी मापने में। क्या मापने में? दूरी मापने में हम इसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वृहद मापक मानचित्र है? तो देखिए, वृहद मापक मानचित्र जो होता है आपका, इसमें सबसे छोटी जगह का नक्शा जो अगर होगा, तो वो सबसे आपका वृहद मापक मानचित्र होगा। तो इसमें अगर हम देखें, सबसे छोटा जो चित्र होता है, वो आपका खेत के नक्शे का होता है, और ये आपका वृहद माप चित्र होता है। और सबसे छोटा कौन सा होगा? आपका एटलस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बिल्कुल डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एटलस संस्थान को स्थापित किया किया मतलब राष्ट्रीय जो एटलस संस्थान था, वो किसने स्थापित किया था? देखिए, जो एस पी चटर्जी थे, एस पी चटर्जी ने लगभग 1956 के आसपास, 1956 के आसपास इन्होंने राष्ट्रीय एटलस संस्थान की स्थापना की थी, जिससे भारत का एटलस बनाया गया और भारत में बहुत सारे फिर आगे ज्योग्राफी के बेस पर फिर काम हुए। अगला क्वेश्चन कहता है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल जो रिमोट सेंसिंग एजेंसी है, वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, बताइए। देखिए, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है, ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। अब बात करते हैं जो अन्य भारत की एजेंसियाँ, जैसे आपका इसरो है। इसरो मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय आपका देखें तो बंगलुरु में है ना। और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर है? वो आपकी हैदराबाद में है। इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग वो आपकी देहरादून में है। इसरो का मुख्यालय बता दिया आपको, डीआरडीओ
का मुख्यालय कहाँ पर है? डीआरडीओ का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। तो ये कुछ आपके प्रमुख सेंटर हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन का संस्थापक निदेशक कौन था? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मतलब काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो जो भारतीय नेशनल एटलस और थीमेटिक संगठन के संस्थापक थे वो एसपी चटर्जी थे। कौन थे? एसपी चटर्जी। और ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। देहरादून यानी उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर हमने लगभग 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं और जो हमारे ज्योग्राफी की जो सीरीज़ ऐसे चलती रहेगी, ये आपकी चौथी सीरीज़ थी और यहाँ पर हमने लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो टारगेट है वो 10,000 क्वेश्चन का है, ताकि आपका क्विक रिवीजन होता रहे और आपको जो चीज़ें नहीं बन रही वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस यहाँ तक इतना ही, हम 200 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं, हम आगे ही ऐसे पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे क्वेश्चन की सीरीज़ बनी रहेगी। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।